प्रकार पढ़ते हैं, जो नंबर सिस्टम में आपका था वो संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार मतलब कि टाइप्स ऑफ नंबर, कितना प्रकार का संख्या होता है, अलग अलग तरह का संख्या होता है, अलग अलग का संख्या का ज्ञान होना चाहिए आपको, जिसको हम बोलते हैं कि संख्या के टाइप्स ऑफ नंबर, है ना जी। टाइप्स ऑफ नंबर, जब हम नंबर बना दिए तो हमको पता होना चाहिए कि कितना टाइप्स का नंबर होता है, उसी तरह से कि हमको संख्या का धीरे धीरे क्या होगा, ज्ञान होगा। चलिए बबीता कुमारी सबसे डी चलिए, इसका मतलब बनाए हुए हैं आप, सेट बनाए हुए, जो सेट बनाएंगे इसका मतलब कभी भी उनको दिक्कत नहीं होगा। इतना तो हम गारंटी आपको लेते हैं कि आपका 15 में से मैथमेटिक्स में कभी भी आपका 14 नंबर से कम नहीं होगा। जितना हम पढ़ाते हैं उन चीज़ों को खाली आप समझ लीजिए, बस समझ सकते हैं। सबसे पहले संख्या के प्रकार में हम पढ़ते हैं, छोटी छोटी संख्या है, सबसे पहले चीज़ों को हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं सम संख्या। हमें लगता है कि इन चीज़ों के बारे में किसी को दिक्कत नहीं होगा। सम संख्या जिसको हम बोलते हैं इवेन नंबर, इवेन नंबर, सम संख्या या इवेन नंबर। हम किन संख्याओं को बोलेंगे सम संख्या, तो हम बोलेंगे जैसी संख्या जिससे 2 से पूरा पूरा कट जाए। अब बताइए, संख्या आपके पास बहुत सारा रहेगा तो क्या उसको 2 से काटने जाइएगा, ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड सीखते हैं क्या, तो हम सम संख्या वैसी संख्या को बोलेंगे कि जब भी मेरे पास एक नंबर आया तो उस नंबर का लास्ट में जो इकाई पोजीशन पे है, अगर इकाई पोजीशन वाला अगर कोई संख्या सम है, इकाई पोजीशन वाला अगर संख्या सम है, तो हम समझ जाएंगे कि ये संख्या पूरी की पूरी जो है सम संख्या है। इसका मतलब इकाई जगह पे क्या रहेगा, हम बोल देंगे जिस संख्या का, जिस संख्या के इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक 2 से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा नहीं है, 2 से पूरा पूरा कट जाए, इकाई स्थान का अंक क्या क्या हो, या तो 0 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या तो 4 हो जाए, या तो 6 हो जाए, या तो 8 हो जाए। तो हम बोलेंगे अगर इकाई अंक ऐसे हैं तो हम बोलेंगे वह संख्या सम संख्या। तो अगर जिस संख्या के इकाई स्थान का अंक इतना हो वह सम संख्या कहलाती है, वह सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, वह सम संख्या कहलाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जी एग्जाम्पल में सम संख्या, तो हम बोलेंगे 78, 69, 69 से कुछ भी लिख सकते हैं, 0, 1, 5, 6, 7 और लास्ट में एगो सम संख्या लिख देंगे 2, तो हम बोल देंगे ये पूरा पूरा सम संख्या है। क्योंकि ऐसे क्या है कि आप चीज़ों को भाग देना शुरू कीजिएगा 2 से तो टाइम लग जाएगा, कम से कम आपको 1 सेकंड नहीं तो 10 सेकंड या 20 सेकंड टाइम लग जाएगा। लेकिन क्या है, हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी संख्या को सम संख्या पहचानने का तरीका क्या है कि आप केवल जो है उसके इकाई अंक को देखिए, इकाई अंक अगर सम है तो हम बोल देंगे पूरी की पूरी संख्या सम होगी। सिंपल बात है, ये बोलें कि हम सम संख्या को बोलते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी तरह के संख्या को सम संख्या बोल सकते हैं। तो अब यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन को बता सकते हैं। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या कि आप तो यहाँ सम संख्या को कोई दिक्कत नहीं है बताने में, तो आप बता सकते हैं कोई भी संख्या सम संख्या होगी। जैसे हम आपसे बोल सकते हैं कि एक मिनट, बोलेंगे संख्या है मेरे पास 36, 37, 0, 5, x, 0, 5, x संख्या में x के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए कि पूरी संख्या सम संख्या कहलाए, सम संख्या कहलाएगी। तो आपसे पूछा कि x के स्थान पर मेरे पास जो संख्या है वो संख्या कुछ ऐसा है, और बोला कि इस संख्या में x, क्योंकि सब तो दिया हुआ अंक x ही नहीं दिया हुआ है, x के स्थान पर कौन सी ऐसी संख्या रखी जाए कि ये पूरी संख्या जो बनेगी वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3, ऑप्शन सी दिया हुआ है 8, ऑप्शन डी दिया हुआ है ए और सी दोनों, ए और सी दोनों।
ए और सी। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, सिंपल बात है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका वो कुछ भी दे सकता है। सर ऑल टॉपिक को इतना क्लियर करके पढ़ाते रहते हैं कि सेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लगता है कि आंसर क्लियर हो जाएगा। तो वही हम बोलते हैं, हम सिंपल बात बोलते हैं कि इतना आपको सिंपल तरीका से हम आपको पढ़ाते हैं कि मैथमेटिक्स तो ऐसे होता है कि दिमाग में जाता नहीं है पहले, और उसको आप अगर इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ने लगिएगा तो आप सिंपल बात समझ सकते हैं कि उन चीज़ों को बहुत बढ़िया समझ भी सकते हैं और पढ़ने में आपको मन भी लगेगा। ठीक है। तो आपसे ये अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सिंपल बात, अगर सम संख्या का बात करें, सम संख्या से ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है आपसे, ये सम संख्या यहाँ पे हम पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन कैसे पूछाएगा? सिंपल तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्वेश्चन इस तरह से घुमा फुरा के पूछेगा, क्योंकि एक ही संख्या में अलग अलग संख्या के प्रकार को इन्वॉल्व कर देगा, जोड़ देगा, तब आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे एक्स का मान हम क्या रख सकते हैं? तो एक्स का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि हमको सम संख्या बनाना है। तो एक्स का मान हम 0 रख सकते हैं, एक्स का मान 2 रख सकते हैं, एक्स का मान 4 रख सकते हैं, एक्स का मान 6 रख सकते हैं, एक्स का मान 8 रख सकते हैं। इसका मतलब जितना भी यहाँ पे चीज लिखा गया था वो सब वहाँ पे रख सकते हैं, तो वो सम संख्या कहलाएगी। अब बताओ, यहाँ पे 0 तो मान है ये है, लेकिन 3 का भी मान होगा? नहीं होगा। 8 भी मान हो सकता है, और ये दोनों ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसलिए मेरा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर डी मिल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। चलिए, कि कोई सी मार रहे हैं, कोई सी भी मार रहे हैं, महानुभाव कोई सी मार, चलिए नहीं, बाद में सुधर गए। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि सम संख्या के चीज़ों को कैसे पूछ सकता है, वहाँ से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं दूसरी संख्या विषम संख्या है ना जी, विषम संख्या जिसको हम बोलते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं, वो उनको लगता होगा कि क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो सिंपल बात है कि आप रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं। अगर आपको रिवीजन नहीं करने का मन है तो फिर अपना क्वेश्चन बना सकते हैं, कम से कम यही टाइम में आप क्वेश्चन तो बना लीजिएगा। विषम संख्या क्या है? तो हम बोलेंगे विषम संख्या ऐसा है जो 200 से पूरा नहीं कटे। तो हम बोलेंगे कि आपको भाग देने का आपको समय नहीं मिलेगा, कैलकुलेशन अगर फास्ट करना है तो भाग देने से आपको बचना पड़ेगा। तो बचना पड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे कि जिस संख्या के इकाई स्थान का अंक, जिस संख्या के इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक क्या है? जिस संख्या के इकाई स्थान का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं रहे, तो इसका मतलब वो जो संख्या होगी, यहाँ पे वहाँ बोले थे रहे तो सम संख्या, अगर यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब विषम संख्या। तो इसको हम दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं कि इकाई अंक होना चाहिए। इकाई अंक क्या क्या हो? तो इकाई अंक हो सकता है क्या? 1 हो जाए, 3 हो जाए, इसका मतलब 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए। अगर इकाई अंक विषम संख्या हो, विषम संख्या तो डिफाइंड ही कर रहे हैं, तो कौन कौन संख्या इकाई स्थान पे होना चाहिए? मेरा 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अगर इकाई पे ये अंक दिख गया तो हम बोलेंगे विषम संख्या। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है कि 96 सम संख्या है, और इसको हम विषम बनाना चाहते हैं तो आगे हम 1 दे देंगे, तो वो 961 विषम बन गया। अब इसको सम बनाना चाहते हैं तो आगे हम 0 दे देंगे, ये हो जाएगा सम संख्या। 9610 सम संख्या होगा। इसको अगर हम विषम बनाना चाहते हैं तो आगे हम 3 दे देंगे, तो ये हो जाएगा 96,103, एक विषम संख्या हो गया। मतलब बनाना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को यूज करते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को यूज कीजिएगा तो हमें लगता है किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए यहाँ से अब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है क्या, सुन लो। बोला गया है क्या कि आपका 96x 03 में x के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए कि पूरी संख्या विषम संख्या बन जाए, पूरी संख्या विषम संख्या बन जाए। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3, ऑप्शन सी दिया हुआ है 4,
ऑप्शन डी दिया हुआ है सभी। तो अब बताइए कि मेरे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो संख्या है, इस संख्या में x का मान क्या रख दें कि उससे बनने वाला जो संख्या होगा वो पूरी की पूरी संख्या विषम होगी। वो पूरी की पूरी संख्या क्या होना चाहिए, विषम हो जाएगी। तो बताइए x का मान क्या क्या हो सकता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि x का मान क्या हो सकता है, जल्दी बताइएगा x का मान क्या हो सकता है। इसके आगे चलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहेगा, वहाँ पे हम समझने का कोशिश करेंगे कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वगैरह रहेगा। तो सम विषम तो नॉर्मली सब जानते भी हैं, उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिएगा जब भाग देने बोलेंगे, बोलेंगे कितना शेषफल बचा, पर फिर भाग देने लगेगा। आपसे बोलेंगे 994 है, 2 से भाग देना है, कितना शेषफल बचा, तो आप भाग दे के चेक कीजिएगा। हम भाग दे के चेक करने के लिए तरीका नहीं बता रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं कि आप क्वेश्चन को देखिए और तुरंत पता कर लीजिए कि सम है कि विषम है। भाग देने के बाद जो चेक करते हैं तो वो तो पचमा छठा का काम है, ये पहला दूसरा का काम है। क्लियर है। तो यहाँ से हम चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, कोई बोल रहे हैं कि सर बी होगा, बहुत बढ़िया। अभी भी कोई धुरंधर हैं मार्केट में, कोई धुरंधर अभी भी हैं। कोई बोल रहे हैं कि डी होगा, कोई बोल रहे हैं बी होगा। चलिए जल्दी बताइए, अभी भी जो भी वहाँ पे सुन रहे हैं, सबसे पहले आप जो है पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा, चीज़ों को खाली सुनते रहिएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चीज़, आप कलम को देखिएगा, जैसे हमको बनाते हुए देखिएगा तो आपको लगेगा बहुत आसान है मैथमेटिक्स, लेकिन कलम उठा के जब आप बनाना शुरू कीजिएगा तो आपको लगेगा कि दिमागे नहीं काम करेगा कि आगे क्या लिखें। यही है मैथ। जब दूसरा बनाता है तो आसान लगता है, जब खुद बनाते हैं तो हार्ड लगता है। तो यहाँ से आप देखिए कि हम x का मान कुछ भी रख दें, क्योंकि हमको यहाँ जब विषम संख्या बनाना है तो विषम संख्या में इकाई स्थान पे तो विषम अंक है ये है, तो x के जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, मतलब कोई भी संख्या रख सकते हैं। 2 भी रखेंगे तब पर भी विषम बन जाएगा, 3 भी रखेंगे तब पर भी विषम हो जाएगा, क्योंकि हमको इकाई स्थान पे यहाँ 3 है ये है। जब इकाई स्थान पे हमको 3 है तो इकाई स्थान के पहले हम कुछ भी रखेंगे, उससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए भी हो सकता है, मेरा ऑप्शन बी भी हो सकता है, मेरा ऑप्शन सी भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सभी, इसलिए मेरा सही जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा डी। और जो आंसर डी मारे हैं उनका सही है आंसर, जो आंसर डी मारे हैं उनका आंसर सही है। चलिए अब धीरे धीरे समझने लगे हैं चीज़ों को, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे आपको घुमा के रख देगा। क्योंकि आप सिंपल है, आपके दिमाग में विषम विषम बना हुआ है, आप क्या कीजिएगा तुरंत मान लीजिएगा विषम संख्या को। लेकिन ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है ताकि आपको चेक करना चाहता है कि आप अब कॉन्सेप्ट को सीख पाएँ कि नहीं। और कॉन्सेप्ट हम आपको एक ही बताए हैं कि जब भी ये सम और विषम को देखना होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, संख्या के इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक में अगर विषम रहेगा तो विषम को मारेंगे, इकाई अंक में अगर सम रहेगा तो सम को मारेंगे। और वो हम आपको बता दिए हैं कि विषम में 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए और सम में 2 से विभाजित होना चाहिए। चलिए यहाँ से बात आप समझ गए, सम और विषम की चीज़ों को सीख गए। अब थोड़े से चीज़ों को सीखना चाहते हैं आगे, जिसको हम बोलते हैं क्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और अभाज्य युग्म संख्या। तो चलिए इन सभी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हम जो सीखते हैं, तीसरा नंबर का संख्या है, उसको हम बोलते हैं कि भाज्य संख्या। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। इसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कि भाग लग जाए, सिंपल बात है। भाज्य संख्या मतलब कि भाग लग जाए, मतलब ऐसी संख्या जिसमें कि भाग लग जाए, जैसी संख्या जिसमें भाग लग जाए, जिसमें, सिंपल याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, जिसमें भाग लग जाए, जिसमें भाग लग जाए वो भाज्य संख्या कहलाते हैं। हम बोलिएगा कि सर ये परिभाषा तो ये पढ़ भी नहीं किया, अरे हम याद कराने का कोशिश कर रहे हैं, कैसे आप समझिए चीज़ों को। अब बताइए भाग लगने का मतलब क्या है। अगर कोई संख्या आपको मिल जाए तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या एक से तो सब कटता है, एक से तो सब कटता है और खुद से भी कटता है। तो हम बोलेंगे कि एक और खुद के अलावे अगर कोई बीच में भी संख्या आ गया, तो उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। मतलब एक और खुद के अलावे अगर तीसरा कोई भाज्य संख्या आ गया, मतलब कि जो उसको काट दे, वो अगर तीसरा आ गया तो हम बोलेंगे कि वो जो संख्या था वो भाज्य संख्या कहलाया। मतलब क्या, हम बोलेंगे कि जिस संख्या का 2 तो रहेगा ही, लेकिन 2 से अलावे मतलब कि तीसरा आ गया, तो हम इसको इस नाम से बोल सकते हैं कि जिस संख्या का 3 या 3 से अधिक
3 से अधिक अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड जिसको हम बोलते हैं फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर। अब फैक्टर आपको क्या समझ में आता है उसको हम समझाते हैं। फैक्टर हो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं कि मेरे पास एक संख्या है जिसका नाम होता है 1, जिसका नाम होता है 1, तो बताइए 1 में किससे भाग लगेगा, 1 से। और हम बोले क्या है, मिनिमम 3 को संख्या चाहिए, इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है। आपसे हम पूछेंगे 2, बताइए 2 में 1 से भाग लगता है कि नहीं, बिल्कुल लगता है। 2 में 2 से भाग लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। इसका मतलब इसका जो 2 का फैक्टर आया, 2 का कितना गुणनखंड मिला, 2 को गुणनखंड मिला। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोले कि आपको 1 और स्वयं के अलावे भी तीसरा होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं मिला। हम बोल सकते हैं कि 2 एक भाज्य संख्या नहीं है। तीसरा आते हैं कि 3 एक संख्या को ढूंढते हैं, 3, तो 3 का भाग लगेगा, 1 से भाग लग जाएगा, और 3 में अगर भाग देंगे तो 3 से लग जाएगा, मतलब 1 और 3 के अलावे कोई नहीं मिला, तो ये भी एक तरह से भाज्य संख्या नहीं हुआ। अब चौथा हम देखते हैं 4 में, तो 4 में किससे किससे भाग लग सकता है, 1 से लग सकता है भाग। 4 में किससे लग सकता है, 2 से लग सकता है भाग। 4 में किससे लग सकता है, 4 से लग सकता है भाग। तो अब बताओ, हम यही तो बोले कि 1 और स्वयं, स्वयं मतलब 4 तो खुदे था, तो 1 और स्वयं के अलावे भी 2 आ गया, इसका मतलब इसका गुणनखंड कितना हुआ, 1 2 3। तो हम बोले थे जिस संख्या का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, तो 3 गुणनखंड है, तो हम बोल देंगे कि 4 एक भाज्य संख्या है। ये क्या है, भाज्य संख्या। ये क्या है, भाज्य संख्या। 4 एक भाज्य संख्या है। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 के पहले कोनो भाज्य संख्या नहीं है। 1 को भी चेक कर लिए, 2 को भी चेक कर लिए, 3 को भी चेक कर लिए, ये तीनों भाज्य नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि 4 एक भाज्य संख्या है और 4 एक सबसे छोटी भाज्य संख्या है। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों को अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो यहाँ से ये 2 पॉइंट आपको मिलता है कि 4 एक भाज्य संख्या है और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है, तो एक बार में आप बता दीजिएगा कि नहीं। तो अब यहाँ से हम देखना चाहते हैं कि कौन एक भाज्य संख्या है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी मोड में पूछ सकता है, निम्न में कौन भाज्य संख्या नहीं है, निम्न में कौन भाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है जिसका नाम होता है 35, ऑप्शन बी दिया हुआ है जिसका नाम है 49, ऑप्शन सी दिया हुआ है जिसका नाम है 6, ऑप्शन डी दिया हुआ है जिसका नाम है 13। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में कौन ऐसी संख्या है जो भाज्य नहीं है, निम्नलिखित में कौन ऐसी संख्या है जो भाज्य नहीं है, निम्नलिखित में कौन ऐसी संख्या है जो भाज्य नहीं है। तो चलिए आप बताइए जल्दी जल्दी कि निम्नलिखित में कौन ऐसी संख्या है जो भाज्य नहीं है। चलिए आंसर जल्दी बताइएगा, निम्नलिखित में कौन ऐसी संख्या है जो भाज्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन ऐसी संख्या है जो भाज्य नहीं है, चलिए जल्दी बताइएगा। अच्छा, आपको लगता है कि पहले से पता चल जाता है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर मान के चलिए कि 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बताइएगा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर के साथ लिखिएगा, तब हम समझ में आएगा कि आप समझ रहे हैं चीज़ों को। तो निम्नलिखित में कौन ऐसी संख्या है जो भाज्य नहीं है, जो भाज्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन ऐसी संख्या है जो भाज्य नहीं है, जल्दी बताइएगा। निम्नलिखित में कौन ऐसी संख्या है जो भाज्य नहीं है। तो अब बताइए, यहाँ से हम चेक करना शुरू करेंगे क्या, कि पहले हम देखेंगे कौन कौन भाज्य है, पहले हम देखेंगे कौन कौन भाज्य है। अब बताइए 15 में अगर भाग लगाएंगे तो 15 में 1 से भाग लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा।
15 में बताइए 5 से भाग लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। 15 में 7 से भाग लगेगा कि नहीं, तो हम देखेंगे जब 3 को हो गया तो फिर अगला हम चेक ही नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब ये तो भाज्य संख्या है, ये तो भाज्य संख्या है। दूसरा हम 49 में लगाना चाहते हैं तो 49 में 1 से लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। 49 में 7 से लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। 49 में 49 से लगेगा कि नहीं, हम बोलेंगे बिल्कुल लगेगा। इसका मतलब 3 को हो गया तो ये भी भाज्य संख्या हो गया। तो आपसे पूछेगा 6 में 1 से लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। 6 में 2 से लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। 6 में 3 से लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। जब 3 को हो गया तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या हो गया। तो काहे हम दूसरा चेक करेंगे, हम तीसरा देख रहे हैं कि अब 13 में आपसे पूछेगा 1 से लगेगा और 1 के अलावे सिर्फ 13 से लगेगा। बताओ 1 और 13 के अलावे कोई ऐसा है जो 13 में भाग लग सकता है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब 13 ही गलत है, 13 मेरा क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। तो इसीलिए मेरा जो आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 का डी। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ मेरा जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। अब चीज़ों को आप समझने लगे हैं। अब अगर भाज्य संख्या से आगे हम बढ़ें, भाज्य संख्या से आगे बढ़ें तो हम चीज़ों को और बढ़िया समझ सकते हैं। जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर अभाज्य संख्या तो हम बोल सकते हैं कि जो संख्या भाज्य नहीं है वो संख्या अभाज्य है। ऐसा बोलना सही और गलत होगा, तो आप बोलिएगा कि बात तो सही है सर, लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा समझदार जब बनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ज़रूरी नहीं कि ऐसा कहना स्टेटमेंट सही है। जब धीरे धीरे पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। तो अभी हम खाली इतना ही जानना चाहते हैं कि अगर मेरे पास भाज्य संख्या आ गया तो अब जो हम पढ़ते हैं, जिसको चौथा नंबर देते हैं, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। और यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को हम लोग प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। प्राइम नंबर है ना जी, प्राइम नंबर के रूप में जानते हैं अभाज्य संख्या को। ये अभाज्य संख्या होता क्या है, तो हम बोलते हैं कि जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, 3 अगर हो जाएगा तब तो भाज्य हो जाएगा, तो 3 से कम होना चाहिए। तो 3 से कम कितना होगा, 2। तो हम बोलेंगे जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केवल। यहाँ शब्द लिख दिए हैं ओनली 2 गुणनखंड। यहाँ शब्द जो लिखा गया है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ओनली 2 गुणनखंड मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम चेक करें कि कौन कौन सा संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, तो सबसे पहला हम 1 को चेक करेंगे। तो 1 का अगर हम गुणनखंड देखें तो 1 का गुणनखंड तो 1 के मिल जाता है। यहाँ तो बोला कि 2 होना चाहिए, तो यहाँ तो 2 हुआ नहीं, इसीलिए 1 जो है भाज्य संख्या है नहीं। तो हम बोलेंगे 1 ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। 1 जो है एक प्राकृतिक संख्या है या पूर्णांक संख्या है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है। यहाँ से आगे जब बढ़ते हैं तो अगर आपसे पूछेगा 2 किस तरह का नंबर है, तो हम बोलेंगे 2 में 1 से भाग लग जाता है और 2 में 2 से भी भाग लग जाता है। पता है 2 में और किसी से भाग लगेगा, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो हम तो यही तो बोले थे कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। तो बताओ 2 का कितना गुणनखंड हुआ, 2 गुणनखंड। पहला गुणनखंड का नाम 1 और दूसरा गुणनखंड का नाम 2। तो हम बोलेंगे 2 क्या है, एक भाज्य संख्या है। 2 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब 3 को चेक कर लेते हैं। 3 को जब चेक कर लेंगे, 3 में भाग लगेगा 1 से और 3 में भाग लगेगा 3 से। तो हम बोल सकते हैं कि 3 का भी 2 ही गुणनखंड है। इसका मतलब 3 भी क्या है, एक भाज्य संख्या। उस तरह जब हम 4 को चेक करेंगे तो 4 का तो 3 गुणनखंड हो जाता है। अभी तुरंत पढ़ेंगे 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या है। और जो भाज्य हो जाएगा वो अभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटा 1 तो होगा नहीं, होगा तो क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ से हम एक चीज समझ में आया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा उसका नाम है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है उसका नाम है 2, पहला। दूसरा पॉइंट आपसे पूछेगा कि
दो जो है अभाज्य संख्या तो है, लेकिन दो को जब पहचानिएगा तो दो कैसी संख्या है, सम संख्या। अभी तुरंत अब देखे थे कि इसी संख्या में अगर दो से पूरा पूरा भाग लग जाए या इकाई अंक पे 2, 4, 6, 8 रहे तो उसको बोलेंगे भाग। तो बताओ इकाई अंक तो इसका खुद दो ही है, तो इसका मतलब ये सम संख्या है। अगर सम संख्या तो हम बोल सकते हैं कि दो केवल ऐसी सम संख्या है। 30 तक प्राइम नंबर का सम क्वेश्चन पूछा है इस बार सीटेट में, तो वही चीज़ हम आपको बताए हैं कि आप खुद से बना पाइएगा। आपको जब हम ये चीज़ बताएंगे तो आप खुद से बना पाइएगा कि 31 से लेके 60 तक के प्राइम नंबर का कितना है। 31 से 60 तक पूछा नहीं, 31 से 60 के बीच में पूछा है। आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। दूसरा यहाँ पॉइंट बना के ये लिखना है कि 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो केवल सम है। मतलब कि 2 केवल ऐसी संख्या है, मतलब कि 2 के अलावे जितना भी सम संख्या है वो कोई भी सम संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। लेकिन 2 एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। लिखेंगे 2 केवल ऐसी सम संख्या है, ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के अलावे अगर कोई सम संख्या ला दीजिएगा तो कहियो अभाज्य नहीं होगा। हम सिंपल बात है, नहीं होगा, क्योंकि 2 के अलावे कोई भी सम संख्या आएगा तो उसमें 2 से भी भाग लग जाएगा। तो जब 2 से लगा तो 1 और स्वयं के अलावे 2 आ गया, तो जैसे 2 आ गया इसका मतलब वो भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या नहीं हुआ। तो हम बोलेंगे कि 2 केवल ऐसी सम संख्या है, मतलब सम भी है और अभाज्य भी है। इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में क्या अभाज्य संख्या सम हो सकती है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल हो सकती है। 2 एक एग्जाम्पल है। तो अब बोलेंगे अभाज्य संख्या विषम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सभी विषम संख्या अभाज्य होगा ये बात गलत है, क्योंकि अभी तुरंत ही हम चेक करके बता देंगे। तो इस तरह से आपको अभाज्य संख्या पूछा जाएगा। तो अभाज्य संख्या निकालने का अलग अलग अपना फार्मूला होता है और यहाँ भी हम आपको बताए हुए हैं और कैसे कैसे अभाज्य संख्या को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या के चीज़ों को सीख लिए हैं। अब यहाँ से कुछ हम अभाज्य संख्या को आगे बढ़ाते हैं। क्या आगे बढ़ाते हैं समझिएगा। आपसे पूछा जाएगा क्या कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से लेके 100 तक में टोटल 50 अभाज्य संख्या, सॉरी कितना है, 25 अभाज्य संख्या है। 25 अभाज्य संख्या है। 1 से लेके 100 तक में 25 गो ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, मतलब 25 अभाज्य संख्या है। उसी तरह से पूछेगा 1 से 50 तक, 1 से 50 तक आपसे पूछेगा तो टोटल मेरे पास 15 अभाज्य संख्या है। कितना अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या है। और 50 से अगर 100 तक पूछा, 50 से अगर 100 तक पूछा तो मेरे पास टोटल 10 अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से हम समझ में आया कि यहाँ से अगर हम 1 शुरू करें तो यहाँ से लेके अगर यहाँ हम 100 दें तो हम बोल सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक में टोटल 25 गो ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। और यहीं पे कहीं 50 होगा, यहीं पे कहीं 50 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1 से लेके 50 तक में, 1 से लेके 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। और 50 से लेके 100 तक में, 50 से लेके 100 तक में 10 अभाज्य संख्या है। कि यही 25 को जब तोड़ेंगे तो 15 और 10 में टूटेगा। और यही अब आपको संख्या याद करना पड़ेगा कि कौन कौन संख्या अभाज्य संख्या है। ये जो क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं, कैसे सीटेट में क्वेश्चन पूछा है हम आपको दिखाते हैं। अभी तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए कि अभाज्य संख्या इतना से इतना तक कितना अभाज्य संख्या है, अगर है तो टोटल का योग बताइए हमको। तो अब वही हम चलेंगे कि आप बताइए 1 से लेके 100 तक में 25 गो अभाज्य संख्या है। अब 25 अभाज्य संख्या का आपको नाम बताना है, क्लियर है। और वो नाम निकालने का हम तरीका भी आपको बताए हुए हैं। तो अब यहाँ से 1 से लेके 100 तक में
1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है उसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले अब पहला अभाज्य संख्या, इसको आप याद भी कर सकते हैं और निकालने का आपको फार्मूला भी दिए हैं, जिसमें कि आप जानते हैं कि 6n ± 1 के रूप में हम जानते हैं ये फार्मूला को, और इस फार्मूला से जो निकलेगा वो अभाज्य संख्या मिलेगा। जरूरी नहीं कि इस फार्मूला से जितना निकला सब अभाज्य संख्या कहलाएगा, लेकिन जितनी की जितनी अभाज्य संख्या होगा सब इसी फार्मूला से निकलेगा। तो चलिए अभाज्य संख्या को लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद पहला अभाज्य संख्या 3 है, उसके बाद आपका 5 है, उसके बाद आपका 7 है, उसके बाद आपका 11 है, उसके बाद आपका 11 है, उसके बाद आपका 13 है, उसके बाद आपका 17 है, उसके बाद आपका 19 है, उसके बाद आपका 23 है, उसके बाद आपका 29 है। देखिए मेरे पास ऐसा नहीं कि हम याद हैं, 29 है, उसके बाद आपका 31 है, उसके बाद आपका 37 है, उसके बाद आपका 41 है, उसके बाद आपका 43 है, उसके बाद आपका 47 है, उसके बाद आपका 51 नहीं 53 है, 53 है, उसके बाद आपका 59 है ना जी, 59 है। उसके बाद आपसे पूछेगा 59 के बाद क्या है, 61 है, 61 है, उसके बाद 59 है, 61 है, अब फिर क्या है आपका 67 है, 67 के बाद आपसे पूछेगा 70 हो गया, 67 68 69, उसके बाद 70 हो गया, फिर इसके बाद क्या है 71 है, 71 के बाद आपको 73 है, 73 के बाद आपका जो होगा वो आपका क्या है 79, 79 है, 79, और 79 के बाद आप देखिएगा 83 है, 83, और 83 के बाद आपका 93 है ना जी, सॉरी 93 तो होगा ना, 83 के बाद आपका क्या हो जाएगा 97 है ना, 97, 83 के बाद आपका गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और लास्ट में आपका हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं 97। अब यहाँ से इतना आपके पास अभाज्य संख्या आया, इसको आपको याद करना पड़ेगा, जैसे हमको कैसे याद है उसी तरह आपको याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। अब जब याद हो जाएगा तब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया सुनिएगा। अब हम आपको बताएं 1 से लेके 100 तक में 25 गो अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेके 50 तक में कितना है, तो 50 देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ देखो 53 हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि इसके नीचे जो है वो 50 वाला बात है। तब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 50 तक में अगर 15 आया तो 50 के बाद अपने आप 10 आएगा, क्योंकि दोनों मिला के 25 हुआ है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन इस बार के सीटेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या पूछा है सुनिएगा। क्वेश्चन बोला है क्या कि 31, अब बीच से पूछा है क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, 31 और 60 के बीच, 31 और 60 के बीच, 31 से 60 के बीच, 31 से 60 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योगफल बताएं, योगफल बताएं। और सारा लड़का, अधिकतर लड़का इसको गलत किया, यहां शब्द क्या बोला बीच में, यहां शब्द क्या बोला बीच में। कहां से शुरू करना है 31 से, और कहां तक जाना है 60 तक, लेकिन बोला क्या है बीच में, तो बीच में बोला तो ना तो हमको 60 को लेना है और ना ही हमको 31 को लेना है, इसके बीच वाला जो होगा उसी को लेना है। अब बताइए 31 को भी नहीं लेना है और 60 को भी नहीं लेना है, तो 31 हुआ यहाँ, जब 31 को लेना ही नहीं तो पहला मेरा अभाज्य संख्या क्या मिला 37, पहला मेरा अभाज्य संख्या क्या मिला 37 जो उसके बीच में है, दूसरा मेरा अभाज्य संख्या क्या मिला 41, तीसरा मेरा अभाज्य संख्या क्या मिला 43, चौथा मेरा अभाज्य संख्या क्या मिला 47, पांचवा मेरा अभाज्य संख्या कितना मिला, पतना मिला 53,
छठा अभाज्य संख्या मेरा कितना मिला 59। अब बताओ सबको तुम जोड़ो। अब तुम जब 37 को जोड़ोगे, अब प्लस 41 को जोड़ोगे, अब प्लस 43 को जोड़ोगे, अब प्लस 47 को जोड़ोगे, अब प्लस 53 को जोड़ोगे, अब प्लस 59 को जोड़ोगे, और इस सब का जो आंसर आएगा वही आपसे क्वेश्चन में पूछा। तो लेकिन सब आदमी किया क्या, सुनिएगा, ये बीच वाला चीज को पढ़वे नहीं किया। वो देखा कि 31 भी प्राइम नंबर है, उन्होंने क्या किया 31 को भी इसी में जोड़ दिया, 31 को भी इसी में जोड़ दिया। लेकिन बीच का मतलब क्या होता है कि दोनों को ही नहीं लेना है, दोनों के जो अंदर आएगा उसी को लेना। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे हैं, एक लड़का और है, और यहाँ पे बीच में 2 लड़का है, तो हम बोलेंगे कि हम और उस लड़के के बीच में कितना लड़का है, तो हम और वो लड़का काउंटिंग में नहीं आएंगे, जो हम दोनों के बीच में होगा उसी को काउंटिंग लेंगे। तो वही बोला कि 31 से लेके 60 के बीच में आना चाहिए। तो बीच में जब होगा तो कभी 31 को लेंगे हम, 31 को नहीं लेंगे, क्योंकि वो बीच वाला संख्या हो गया। इसीलिए पूछने का सिंपल वो तरीका था कि आप अभाज्य संख्या को जानते हैं कि नहीं, और बीच वाले कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि नहीं। अगर बीच वाले कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो बहुत बढ़िया से चीज़ों को बना सकते हैं। तो आप बताइए इसका योग कितना होगा। तो 37 और इसका अगर योग कीजिएगा तो योग कितना होगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा इसका योग कितना होगा। 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है। जल्दी जल्दी इसका योग। इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, कभी कोशिश कीजिएगा ना तुरंत बन जाएगा। बस खाली दिमाग आपको लगाने भर देरी है, दिमाग लगाइए। देखिए कैलकुलेशन कभी कभी जोड़ उड़ का भी थोड़ा सा फास्ट किया कीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 41 है और यहाँ पे देखो क्या है 159 है, 41 और 59 मिलके 100 बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखो 43 है और यहाँ पे आपका 47 है, ये दोनों मिलके आपका उधर 50 बन गया, ये 90 बन जाएगा। तो ये आपका 100 हो गया, ये आपका 90 हो गया। कितना आसान काम हो गया। अब आपका बचा यहाँ पे 37 है और वहाँ पे बचा 53 है, तो 37 और 53 को जोड़िएगा तो वो 80 बन गया। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मेरे पास 100 आया, अब प्लस 90 आया और प्लस 80 आया। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 9 8 17 और 17 हो जाएगा आपका 270। तो आंसर हो जाएगा आपका 270। बताइए 270 जिनका आंसर आया उनका हो गया। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बनाने का बस सिंपल एक ही तरीका था कि आप चीज़ों को समझ पाए हैं कि नहीं। और ये जो पूछा गया है वो सीटेट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है जी, सीटेट में। इस बार का जो क्वेश्चन है, इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में वही ये क्वेश्चन है। सीटेट जो है, सीटेट दिसंबर का जो पेपर हुआ था 1 to 5, सीटेट दिसंबर 2024 का ये पेपर है। सीटेट दिसंबर 2024 का ये पेपर है जिसमें कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो हमें लगता है क्या क्वेश्चन को समझने में किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। 280 और यहाँ 270 कैसे निकल गया जी, जोड़ने में गलती हो गई क्या। 60 100 और इधर आपका हो जाएगा 40 50 50 50 40 90, सही तो है। और इधर हो जाएगा 37 और उधर हो जाएगा आपका 60 60 30 60 30 90। यहाँ भी 90 आएगा ना, यहाँ भी 90 आएगा, यहाँ भी 90 हो जाएगा आपका 280 280 280। तो आंसर हो जाएगा आपका 280। तो यहाँ से हम अभी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि टाइम तो ज़्यादा हो गया है। तो छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग लेके चलेंगे तो ज़्यादा आसान मेरा चीज़ हो जाएगा। और यहाँ से अभाज्य संख्या के बाद हम लोग क्या है, अभाज्य संख्या के बाद हम लोग पढ़ते हैं सह अभाज्य संख्या, उसके बाद अभाज्य युग्म। ये दोनों से क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट और ये दोनों क्वेश्चन बझाने वाला है। किसी को लगता है अभाज्य युग्म क्या है, सह अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। ये 4 गो ऐसा है जो डिस्टर्बिंग वाला संख्या होता है, इसीलिए इसको हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी बात जो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को टच कीजिए और ये सारा जो आपका प्राइम नंबर है जिसको अभाज्य संख्या है उसको आप याद कीजिए। बाकी बात निकालने का तरीका जो है वो हम
अगले वाले वीडियो में देंगे। वहाँ पे इत्मीनान से 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाएंगे और तीनों संख्या को फिर से रिवीजन करेंगे। एक तो आपका भाज्य संख्या, दूसरा अभाज्य संख्या, अभाज्य युग्म संख्या और सह अभाज्य संख्या, ये चारों संख्या को एक साथ फिर से कल पढ़ाएंगे, ताकि मतलब आपका माइंड जो है उसमें सोचने लगे, चीज़ों को समझने लगे कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या आप समझ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हुए भी वहाँ मिस्टेक कीजिएगा, और इसी चीज़ पे अगर आप फोकस कर लिए तो आसानी से क्वेश्चन को बिना मिस्टेक किए भी आ जाइएगा। क्लियर है? तो आपको यही कोशिश करना चाहिए, कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को बनाना चाहिए। थैंक यू।